सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया गया है, जबकि सीबीआई के माध्यम से कोर्ट में स्पष्ट रूप से तर्क दिए गए थे कि अब्दुल करीम टुंडा के माध्यम से ही ये सब कुछ हुआ है, ये मास्टरमाइंड है। और यहाँ पर उसी राजस्थान में जहाँ पर सेंट्रल जेल में संतासा राम जी बापू पिछले 11 साल 6 महीने से अंदर वहाँ बंद हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान की खास सुर्खियों में आज हम खास नज़र डालेंगे। राजस्थान में इन दिनों बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में कल बड़ा ही खास निर्णय लिया। अजमेर की टाडा अदालत ने आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है। सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया गया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस करने के बाद 1993 में लखनऊ, कोटा, हैदराबाद, सूरत, कानपुर और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस बम ब्लास्ट में अब्दुल करीम टुंडा को आरोपी बनाया गया था और इस केस की 21 फरवरी को सुनवाई पूरी हो गई और टुंडा को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जबकि सीबीआई के माध्यम से कोर्ट में स्पष्ट रूप से तर्क दिए गए थे कि अब्दुल करीम टुंडा के माध्यम से ही ये सब कुछ हुआ है, ये मास्टरमाइंड है, इसी ने ही लोगों को तैयार किया है और ये बम बनाना भी लोगों को सिखाया करता था। बताया जाता है कि आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से इसकी लिंकें पाई जाती हैं। बताया जाता है 200 लोगों का कत्ल इसके माध्यम से किया गया है। इस आतंकवादी की 3 बीबियां और 7 बच्चे हैं। बरी करने के पीछे जो तर्क दिए गए वो ये दिए गए कि साक्ष्य का अभाव है यहाँ पर, इसीलिए हम अब्दुल करीम टुंडा को हम बरी करते। अब मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी का राज है राजस्थान में और पूरे देश में केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आतंकवादियों के प्रति इनकी कैसे हमदर्दी बढ़ जाती है। वहीं पर आप देखेंगे कि पिछले 11 सालों से संतासा राम जी बापू ने बड़े पैमाने में साक्ष्य रखे। उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इस देश में आंदोलन भी किए गए। शुरुआत में ज्ञापन पैरेलल दिए जा रहे हैं। आज भी आप देखेंगे बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों में लोग ज्ञापन दे रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। हजारों लाखों महिलाएं रोड में उतर कर अपनी बातों को रख रही है, मांगे कर रही है कि संतासा राम जी बापू के ऊपर हो रहे अत्याचार के विषय में कोर्ट संज्ञान ले, जज संज्ञान लें, देश में बैठे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति संज्ञान लें। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर इनकी हमदर्दी जाती ही नहीं है। अजमेर की टाडा कोर्ट है, वहाँ पर अचानक नेताओं की हमदर्दी फैल जाती है और कोर्ट कचहरियों का रवैया कैसा देखा जाता है कि एक आतंकवादी को आसानी से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इस देश में बोला जाता है कि साक्ष्य का अभाव है, जबकि ये वही टुंडा है जिसका हाथ बम बनाते बनाते कट गया था, ब्लास्ट से फट गया था और तब से इसको टुंडा के नाम से जाना जाता है। और सीबीआई ने स्पष्ट तर्क दिया है कोर्ट में कि यही मास्टरमाइंड था। साथ साथ जो ट्रेनों में बम ब्लास्ट करने के पीछे का मास्टरमाइंड यही था। लेकिन बताया जाता है कि वहाँ तो टुंडा जी वहाँ मौजूद ही नहीं थे। इतने बड़े सच को अनदेखा कर संतासा राम जी बापू को, जहाँ साक्ष्य ही साक्ष्य है, उसको अभाव बताकर कोर्ट कचहरियाँ सेशन कोर्ट पे सज़ा सुना देती है। अब यहाँ पर द्वेष बुद्धि और किसी को ख़त्म करने की पीछे की मनसा आप समझ लीजिए कि 11 साल में संतासा राम जी बापू को एक दिन की बेल नहीं दी गई, जबकि इन्हीं आतंकवादियों को आसानी से घर में महोत्सव मनाने के लिए, अपनी पत्नी बीवी के साथ रहने के लिए, बिरयानी खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ट्रीटमेंट के आधार पर भी इनको कई बार बेल मिली है। लेकिन संतासा राम जी बापू को पिछले 11 साल में एक दिन की बेल नहीं दी गई। संतासा राम जी बापू के सगे भांजे की जब मौत होती है, और वो मौत क्यों होती है, क्योंकि संतासा राम जी बापू पर अत्याचार देखकर उसने अन्न जल छोड़ा, उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और अचानक वो खत्म हो गया, शरीर छूट गया उसका। तो संतासा राम जी बापू ने बोला कि मुझे अंतिम संस्कार तो उसका कर लेने दीजिए, अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए, मुझे मेरे भांजे का अंतिम संस्कार कर लेने दीजिए, मुझे कम से कम अंतिम संस्कार में उपस्थित होने तक की तो इजाज़त दीजिए। तो कोर्ट कचहरियों ने इनकार कर दिया। इसे बोलते हैं क्या मानवता। फिर यहाँ पर अभी आ जाते हैं, जोधपुर एम्स ने स्पष्ट रूप से बताया है कि संतासा राम जी बापू के हार्ट में ब्लॉकेज हैं, 2 ब्लॉकेज हैं। बाईपास सर्जरी की बात की जा रही है। संतासा राम जी बापू ने हमेशा आयुर्वेदिक का प्रचार किया, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छे से करवाने दिया जाए, पैरोल दे दिया जाए, तो उनको पैरोल नहीं दी जाती। यानी किस तरीके का ये पूरी माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है और उसके बैकग्राउंड में नेता लोग कैसे काम करते हैं और यहाँ पर नेताओं की हमदर्दी अचानक कैसे लुढ़क पड़ती है और बाइज्जत बरी कर दिया जाता है टुंडा को। और यहाँ पर उसी राजस्थान में जहाँ पर सेंट्रल जेल में संतासा राम जी बापू पिछले 11 साल 6 महीने से अंदर वहाँ बंद हैं, संतासा राम जी बापू के साथ ऐसा कृत्य किया जाता है।
अब हम इस पूरे प्रकरण को आपको और थोड़ा गंभीरता से समझाते हैं कि ये वही आतंकवादी हैं जिसके खिलाफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2019 में आतंकवादी मुद्दा ही बनाया था। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सन 2019 में लोग इतने खपा हो चुके थे, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। बेरोजगारी भी बढ़ी हुई थी, और आप देखेंगे कि सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नीलाम कर दी या फिर उनको दे दी, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो काफ़ी लोग दुखी तो वैसे ही थे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। तो उन्होंने सन 2019 में एक खास मुद्दा बनाया आतंकवादी का, कि हम इस देश में आतंकवादियों को नहीं देख सकते। हम इस देश में जो आतंकवादी बम ब्लास्ट कर देते हैं हम उनको नहीं देख सकते। और उसके आधार पर मुद्दा बनाकर लोगों के दिमाग में बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ी गई और ये लोग जीते। और आज मैं उसी राजस्थान का एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, जहां अजमेर की टाडा कोर्ट के माध्यम से एक आतंकवादी को आसानी से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जबकि तमाम साक्ष्य उसके पक्ष में अवेलेबल है। सीबीआई खुद बोल रही है, तो इन तमाम बातों को भी नज़रअंदाज करते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या भारत देश के नेता चला रहे हैं, या भारत देश का लोकतंत्र या जनता चला रही है, या भारत देश को कोई और ही चला रहा है। दुनिया को नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकर जब सन 2008 में विश्व स्तर पर मंदी लाने की कोशिश कर रहे थे, यानी अमेरिका में भी मंदी आ चुकी थी, सन 2008 की बात बता रहा हूं मैं आपको। और मंदी इसीलिए आई थी क्योंकि वहाँ के लोग रुपए बचा कर नहीं रखते, वो आसानी से पार्टियों में ऐश आराम में आसानी से खर्च कर देते हैं। तो वहाँ पर जब मंदी आती है तो आसानी से वहाँ पर लोगों की कमर टूटने लगती है और लोग बहुत ही परेशान होने लगते हैं। भारत में भी मंदी आई, पूरे विश्व स्तर पर मंदी लाई गई थी, तो भारत में भी मंदी को लाया गया। लेकिन भारत की एक विचारधारा आप देखेंगे कि अगर एक गरीब से गरीब इंसान 100 रुपये एक दिन में कमा रहा है तो उसमें से वो 10 रुपये अपने भविष्य के लिए बचा कर रख लेता है। अगर मिड कैटेगरी का इंसान देखते हैं तो उसमें भी वो वही प्रोसेस होती है, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति यही प्रोसेस करता है कि कुछ हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए रखता है। तो जब सन 2008 में पूरे विश्व लेवल में मंदी लाई गई थी, फाइनेंस मंदी लाई गई थी, भारत में इस मंदी का असर नहीं हुआ, क्योंकि जो भविष्य के लिए उन्होंने पूंजी बचा कर रखी थी वो पूंजी बाहर निकल कर आ जाती है और मंदी महसूस नहीं होती है भारत में। इस प्रकार से जब बैंकरों ने देखा कि मंदी के स्तर को हम नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर लोगों के पास कितना पैसा है, कहाँ कहाँ गाड़ कर रखे हुए हैं पैसा, और उस पैसे को सोने और चांदी के रूप में कितना दबा के रखा गया है, उसको निकालना होगा, तभी हमको पता चल पाएगा कि भारत की जनता के पास आखिर कितना पैसा है। तो सन 2008 में आप देखेंगे कि एक नया मुद्दा उठाया गया, काला धन। अब आप समझेंगे कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार होने में ये मुद्दे उठाए गए, काले धन काले धन काले धन। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी होड़ मची और देखें कि चारों ओर काला धन वापस लाना है। फिर लोगों को ऐसा समझाया गया कि अगर ये काला धन इतना सारा है, अगर ये भारत देश में रिटर्न आ जाएगा, जो बैंकों में विदेश की बैंकों में जमा है, अगर वो भारत देश में रिटर्न आ जाएगा तो हर एक व्यक्ति के ऊपर लाखों लाखों रुपए मिलेंगे और व्यक्ति आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है। लोग उस सपने में आ गए, बहुत अच्छा लोगों को लगा और लोग ने साथ दिया। काले धन के खिलाफ बहुत बड़ा मिशन चला। आपने देखा जिस सत्ता से वो लोग इस देश को खोखला करते रहे, और जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस को अब हमको हटाना है, यानी कि ये वर्जन ओल्ड हो चुका है, हमको नया वर्जन लाना है, तो उसी सत्ता में ही ये लोग विद्रोह पैदा कर देते हैं। यानी कितना इनका मास्टरमाइंड प्लान होता है कि जिस सत्ता के माध्यम से उन्होंने इस देश को चूसा, उसी सत्ता को जब हटाने की बात आ जाती है तो काला धन का मुद्दा ये लोग कैसे खड़ा करते हैं इस देश में, और एक बड़े पैमाने में आंदोलन खड़े होते हैं। वो लोगों के गुप्त धन को बाहर निकलवाना चाहते थे, क्योंकि भविष्य में एक तीर से दो निशाने लग सकें। और भविष्य में जब फिर से मंदी लाई जाए तो एक तो किसी के पास कोई जमा पूंजी नहीं होना चाहिए, दूसरा कि भारत देश में जो लघु उद्योग चल रहे हैं, जो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनकी कमर आसानी से तोड़ी जा सके, और यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों को बड़े पैमाने में घुसाया जा सके। इसलिए पूरा प्रोपेगेंडा हुआ। जो सरकार का ओल्ड वर्जन था उसमें बड़े तीखे वार किए गए। ऐसा दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा काला धन तो इन्हीं ने ही संग्रह किया है और यही सबसे ज़्यादा भ्रष्ट तंत्र में ये लोगों का खून चूस रहे हैं। खरबों रुपया इन्होंने बनाए हैं। अब काला धन के खिलाफ हमको आंदोलन लड़ना पड़ेगा, आज़ादी के लिए बहुत बड़े पैमाने में काम करना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे लोग टूट पड़ते हैं। सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जैसे ही बनते हैं तो जन धन योजना के तहत सबसे पहले ये लोगों के बैंकों में खाता खुलाने के लिए उत्साही हो जाते हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहला सपना था कि जन धन योजना के माध्यम से पूरे भारत के गरीब से गरीब लोगों की बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाएं। जब तक
वह व्यक्ति इन बैंकरों की गुलामी से, कंट्रोल पॉलिसी से बचा रहता है जब तक उसका बैंक में अकाउंट नहीं होता। अब बैंक में अकाउंट नहीं है तो उसके घर में जो उसके बाप दादा वगैरह हैं कितना सोना चांदी दबा कर रखा हुआ है, और उनके घर में कितना सोना चांदी पहना जा रहा है, और उनके पास कितनी पूंजी है। बैंक में अकाउंट होने से कोई भी व्यक्ति का आज नहीं तो कल उसकी ज़मीन कितनी है, उसके पास पैसा कितना है, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लग जाती हैं। अब लोन के माध्यम से उन्हें पूरी तरह से अपने ग्रिप में ले लिया जाता है। आप लोन लीजिए, लोन के माध्यम से आप ये गिरवी रख दीजिए, ये गिरवी रख दीजिए, ये गिरवी रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है भारत देश में सभी लोग लोन चुका पाएँ, तो कहीं ना कहीं वो इतने कंट्रोल पॉलिसी में आ जाते हैं कि आज आप देखेंगे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह इनकी एक सोची समझी रणनीति थी। बैंक में सबके खाते खुलवाने के बाद 8 नवंबर सन 2016 को अचानक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा कर दी कि आज की मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर सन 2016 की यह रात्रि है 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 के नोट बंद होंगे। यह संदेश सुनते ही देश में हड़कंप मच गया। आम लोग सरकार के इस फैसले का विरोध ना करें, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई गई, प्यारी प्यारी कहानियां सुनाई गई कि अगर इस देश में 500 और 1000 का नोट बंद हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर इस देश में 500 और 1000 का नोट बंद हो जाएगा तो बड़ी बड़ी रकमें का लेन देन कंट्रोल में आ जाएगा, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। जो नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में लेन देन कर लेती हैं, या फिर आतंकवादियों को मोटी रकम पहुंच जाती है, वहां पर आतंकवादी बम ब्लास्ट कर देते हैं। इसीलिए वो तमाम चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। इसीलिए 500 और 1000 का नोट हम बंद कर रहे हैं। और लास्ट में सबको यह समझा दिया जाता है कि अगर आपको देश का सिस्टम ठीक करना है, अगर आपको इस देश में भ्रष्टाचारी खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, आतंकवाद को खत्म करना है, तो आप इस निर्णय में पूर्ण रूप से सहभागी बने। लाइन में खड़े होना आपकी सच्ची देशभक्ति है। 4-4 किलोमीटर तक लाइन लगाना आपका सबसे बड़ा देश धर्म है। और ये लोगों के दिल और दिमाग में डाल दिया जाता है। लोग रातों दिन वहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं। बैंक भी 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक चल रही हैं, और सारे लोग लाइन में कन्वर्ट करवा रहे हैं, रुपया कन्वर्ट करवा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आज के समय में अगर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अगर कोई पूछे कि नोटबंदी इतने बड़े पैमाने में हुई, पूरे देश में हड़कंप मचा, इतना सब लोगों ने संघर्ष किया, तो इन तमाम चीज़ों का आउटपुट क्या आया, क्या भारत देश में कुछ बेनिफिट मिला? तो आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जिस झांसे को देकर बताया गया था कि 500 का नोट और 1000 का नोट आप बंद करवा दीजिए, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो आप देखें कि कुछ समय के बाद हाल के हाल 2000 का नोट आ जाता है। या बहुत पॉइंट से देखें तो भाई ये क्या हुआ, 500 और 1000 का नोट लोगों से छीन लिया गया और उसके बदले में सीधा 2000 का नोट बना दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? और फिर चलिए ठीक है कि 500 1000 का नोट बंद करवाया गया और फिर बाद में 2000 का नोट बंद करवा दिया गया, लेकिन 500 का नोट फिर से आ जाता है। जब आपको 500 का नोट फिर से लाना ही था तो 500 का नोट बंद करवाने के लिए क्यों होड़ मचाई गई? ये तमाम चीज़ें बैकग्राउंड में कितनी बड़ी तरीके से काम हो रही थी। अब यहाँ पर दूसरा हम देख लेते हैं कि आतंकवादी को भारी रकम नहीं मिल पाएगी, आतंकवादियों में कंट्रोल होगा। अब आप देखें सन 2019 में आतंकवादी के खिलाफ, आतंकवादी का नाम ले लेकर ही सरकार बनाई गई, पुलवामा को माध्यम बनाकर, और पुलवामा अटैक तो सन 2019 में ही हुआ। तो आप समझ सकते हैं ना कि आतंकवाद तो कंट्रोल हुआ नहीं, या आतंकवाद कुछ और ही रूप में कन्वर्ट हो गया। अब घर घर आतंकवाद पनप रहा है, अमानवीयता पनप रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, घर में परिवार व्यवस्था टूट गई है। आप देखें कि छोटी छोटी बातों में कैसे झगड़े हो रहे हैं। यानी कि आप कोर्ट कचहरियों से लेकर थाने में भी आप जाएंगे तो नॉर्मल रूप से देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में मात्र एक छोटे से ज़िले में केस बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या वास्तव में भारत देश में मानवता स्थापित हो रही है, शांति स्थापित हो रही है, कि अमानवीयता स्थापित हो रही है? तो ये जो तमाम चक्र चलाया गया, ये किसके सारे में चलाया गया, और इस देश के प्रधानमंत्री या फिर देश का सिस्टम किसके सारों पे नाच रहा था? इतना सब कुछ देशभक्ति की बातें बना बनाकर। अब आने वाले समय में अब काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि सन 2024 में क्या होगा। सन 2024 में जो वही सत्ता पे आएगा जो कंट्रोल पॉलिसी में काम करेगा, जो WHO के द्वारा बोली गई पैंडेमिक है, जो आने वाले रोग हैं, जो बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो नॉर्मल रोग होंगे उसको भी पैंडेमिक करार देकर आपको घर से घसीट कर आपको एलोपैथिक की ओर भर्ती कर दिया जाएगा, और आपके साथ, आपके शरीर के साथ आपकी बिना अनुमति के ऐसे टेस्ट किए जाएंगे जिसका भी विश्लेषण करना बड़ा ही दर्दनाक है। यानी आने वाले भविष्य में आप जिन लोगों को अपना भविष्य अपने हाथ में सौंप रहे हैं वो बड़ा ही दर्दनाक है।
इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने हितैषियों की ओर लौटें, अपने हितैषियों को समझें। आज संत आसाराम जी बापू के लिए काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमारा विषय नहीं है, काफ़ी सेलिब्रिटी सोचते हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी इस देश में बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में तर्क करने वाले लोग सोचते हैं कि संत आसाराम जी बापू का विषय हमारा विषय नहीं है, उनका पर्सनल विषय है, वो जाने, वो अपना केस लड़ें, वो जाने। नहीं नहीं नहीं, संत आसाराम जी बापू ने जो काम किया है ना, वो उन्हीं ताकतों से बचाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ किया था। आज आपको उनका लाभ ना मिल पाए, संत आसाराम जी बापू का सानिध्य ना मिल पाए, संत आसाराम जी बापू की आवाज़ आपके कानों तक ना पड़ पाए, इसीलिए सब कुछ ये पूरा प्रपंच किया गया है। और आप ये मत सोचिए कि संत आसाराम जी बापू को घाटा हो रहा है। घाटा आपको हो रहा है, आपकी पीढ़ी को हो रहा है, और पीढ़ी पर तो बहुत दूर की बात है, आने वाले समय को किसने देखा है। काफ़ी लोग अंदाज में उड़ा देते हैं। आज जो आपके घर में पल रहे बच्चे हैं ना, आपके जो परिवार में जी रहे लोग हैं ना, उनको सही मार्गदर्शन ना मिल पाए, इसीलिए संत आसाराम जी बापू को साइड किया गया है इन ताकतों के माध्यम से। और आज भी अगर आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए कि अपने हितैषियों को आप खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। आप जिन्हें अपना हितैषी समझते हैं, क्या वो वास्तव में आपके हितैषी हैं? आपके साथ जो सरकारें आप तक, घर तक आपके पानी पहुंचा रही हैं, सिलेंडर पहुंचा रही हैं, आप विचार पहुंचा रही हैं, इंटरनेट का माध्यम बनाकर आपके बच्चों के हाथों में और आपके हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल दे दिए गए हैं, क्या वो आपकी हितैषी हैं? डिजिटलाइजेशन का झांसा देकर जो आपके शरीर को खोखला किया जा रहा है, 5G रेडिएशन के माध्यम से, जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के माध्यम से जो आपके दिमाग को दिनों दिन खोखला कर रहे हैं। आप देखेंगे भारत देश में किस तरीके से फंडिंग की व्यवस्था अप्लाई की जा रही है और हॉस्पिटलों में माइंड के पेशेंटों को सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिलें, सबसे ज़्यादा माइंड के पेशेंट का इलाज हो, जो सारी व्यवस्थाएं भारत देश में करोड़ों की फंडिंग देकर की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दिमाग के रोगी होंगे। लोग चलते चलते कहाँ गिर जाएंगे, लोग कहते कहते क्या कह जाएंगे, और लोगों का पागलपन किस चरम सीमा तक जाएगा कि अपने लोगों को ही लोग नहीं पहचानेंगे। इस चरम सीमा तक लाने के लिए जो भारी प्रयास किए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा दर्दनाक रवैया आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है अगर भारत का समाज नहीं सचेता। तो मेरा आज का जो विश्लेषण का सारांश यही है कि जहां पर जो सरकारें बोलती हैं कि आतंकवाद को नष्ट करने के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं, इस देश में सरकारों ने जो सन 2019 का इलेक्शन लड़ा आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आज उसी राजस्थान में आतंकवादी को रिहा किया जाता है यह बोलकर कि साक्ष्य का अभाव कम है, जबकि सीबीआई चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि नहीं, यही मास्टरमाइंड था। जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उसके बाद 1993 में जो बम ब्लास्ट ट्रेनों में किए गए, उसका जो मास्टरमाइंड था वो यही आतंकवादी था, सीबीआई बोल रही है। तो इन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और वहीं पर जोधपुर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अजमेर कोर्ट और जोधपुर के पास में आप देखेंगे संत आसाराम जी बापू हैं। 11 साल 6 महीने से संत आसाराम जी बापू अंदर है। उनके साक्ष्य स्पष्ट रूप से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आप इस भारत देश में अत्याचार को ढा रहे हैं, इस भारत देश में अमानवीयता की जा रही है, इस भारत देश में संविधान का गला घोंटा जा रहा है। और जो जज लोग मौन धारण करके किसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, इस पर भी आपको बैकग्राउंड में समझना होगा। और इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके जिस तरीके से आपके हितैषियों को रौंदा जा रहा है, आपके हितैषियों को आपकी आंखों के सामने खत्म किया जा रहा है, इस पर आपको समझना, सोचना और विचार करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है संत आसाराम जी बापू के विषय में, सोचना, उनके लिए आवाज़ उठाना, उनके विचारों में इस देश में गूंगी बहरी सरकारों को सचेत करने के लिए, जगाने के लिए ज़मीनी लेवल में मुद्दे छेड़ना। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं है, हम रोल अदा नहीं करना चाहते हैं, इससे क्या हमको, वो उनके लोग जाने, उनके शिष्य जाने, उनकी संस्था जाने, संत आसाराम जी बापू जाने। नहीं 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 नहीं, आप बहुत गलत फहमी में हैं। आप अपने हितैषियों को खो रहे हैं और आप जिनके लिए वफादार बन रहे हैं ना, वो आपके लिए कितने घातक होंगे वो आपको समझना होगा। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग अपने हितैषियों की ओर आ रहे हैं, संत आसाराम जी बापू के ऊपर हो रहे अत्याचार के विषय को समझ रहे हैं। उनको आज प्लेटफॉर्म देने की भी आवश्यकता है। ज़मीनी लेवल में जो जिस पद्धति से काम करना चाहता है उसको उसी पद्धति से प्लेटफॉर्म देने होंगे। और फिर से गूंगी बहरी सरकारों को समझाने के लिए हमें बहुत सारी योजनाओं के तहत इनको समझाना होगा। जब ज़मीनी लेवल से आवाज़ें उठने लगेंगी तो यही गूंगे बहरे लोग इनको आसानी से सुनने लगेगा इनको। लेकिन
इनका रवैया कुछ और फिर चेंज होगा। जैसे कि ये एक ऐसे जहरीले वायरस है कि ये अपना वेरिएंट समय समय पर बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इनको जो करना है वो अपने आकाओं के आधार पर करना है। और आकाओं में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि भारत के जितने भी हितैषी हैं उनको बीन बीन कर आप ख़त्म कर दो, साइड कर दो, और ये वही काम में लगे हुए हैं। तो जनता को समझना होगा, जनता को ये समझना होगा कि आज लोकतंत्र के नाम पर जो आपको समझाया जाता है कि इस देश में सब कुछ लोकतंत्र है, जो जनता निर्णय लेती है वही सब कुछ निर्णय लिए जाते हैं और वही सेवकों को करना पड़ता है, और नेता तो इस देश के सेवक है। नहीं नहीं नहीं, आप कंट्रोल पॉलिसी में आ चुके हैं। आपके धन, आपके मन, आपके परिवार, आपका क्या परिवार खाएगा, आज क्या खाने वाला है, आपका परिवार के लोग क्या सोचेंगे, यहाँ तक पूरी कंट्रोल पॉलिसी में काम हो चुका है और आप इन तमाम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक अगर आप इन तमाम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो आप अपने आप के खुद शत्रु बनकर एक समय अपने आप को खड़ा हुआ देखते हुए पाएंगे कि जिन लोगों के सामने हमने विश्वास रखा, जिनके सामने हमने अपनी आस्था रखी, वो लोग गलत थे और आंखों के सामने हम देखते रहे, यानी हमने अपने साथ शत्रुता अदा की है। और जिन्हें गलत बताया गया, जो आपके हितैषी थे, हम उनके बारे में अपना ओपिनियन नहीं बना पाए, उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, ये आज हमको सबसे बड़ा दुख आने वाले समय में एहसास होगा। इसीलिए अपने हितैषियों को समझें, हितैषियों की ओर लौटें और इनकी जो प्लानिंग चल रही है कि इस प्लानिंग को समझकर निर्णय लेना, उसके लिए कदम बढ़ाने की आज बहुत आवश्यकता है। फिर से हम नए उदाहरण के साथ मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।